गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जो है जीव विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में। अभी तक आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 26 जो है समझा दिया गया है। आज जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 27 आपको बताया जाएगा। इससे पहले जो है आपको बीजांड के बारे में बताया जा रहा था। हेडिंग था आपका स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश। तो बीजांड के बारे में बताया जा रहा था कि बीजांड जो है क्या क्या पाया जाता है। तो एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है। आपको बताया गया कि एक बीजांड में सामान्यतः एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो न्यूनकारी विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। बीजांड जो है एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है। बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है। यह बीजांड का फिगर है, इसके अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। तो एक बीजांड के अंदर सामान्यतः एक भ्रूणकोश होता है। ठीक है, जो कैसे बनता है? जो न्यूनकारी विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। यह किसे बनता है? गुरु बीजाणु से बनता है। ठीक है, अब आप देखें गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो गुरु बीजाणु जनन के बारे में पीछे आप पढ़े हैं, पढ़ाया गया था, फिर से देख लें। गुरु बीजाणु जनन ठीक है से क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, और गुरु बीजाणु जनन किससे शुरू होता है? तो गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, किसे? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन कैसे कहते हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के द्वारा गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बीजांड जो है वह प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र से विलग होते हैं। ठीक, यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित और एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह जो क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या है? यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित और एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। ठीक, गुरु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें, तो उसका क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का उत्पादन होता है। ध्यान देखें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यह बीजांड के अंग हैं, कुछ बीजांड के अंग फिगर बना है। ठीक है, यह आपका बीजांड काय है। इसके अंदर यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है जिसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है और एक सुस्पष्ट केंद्रक है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गुरु बीजाणु द्वितीयक बनते हैं और फिर यह गुरु बीजाणु चतुष्टय बनते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्टय बनते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो चारों ओर से किससे ढकी रहती है? बीजांड काय से। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा अधिक होती है और एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक, अब इसमें विभाजन शुरू होगा। विभाजन होने से गुरु बीजाणु द्वितीयक बनेंगे, फिर गुरु बीजाणु चतुष्टक बनेंगे। ठीक, इसमें से 3 जो है नष्ट हो जाएंगे, केवल एक सक्रिय होगा। ठीक, अब आप देखते हैं आगे। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है 4 गुरुबीजाणुओं का उत्पादन होता है। ठीक, ये आपने देखा फिगर में। अब आप देखें स्त्री मादा युग्मकोद्भिद, स्त्री मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरुबीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है। ठीक है, जैसे आपने 4 देखा निर्माण हुआ है, तो अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरुबीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 नष्ट हो जाते हैं। जबकि अन्य 3 क्या होते हैं? अपविकसित रह जाते हैं, अपभ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, केवल कार्यशील गुरुबीजाणु, ठीक है, जो कार्यशील रहता है, जो केवल कार्यशील गुरुबीजाणु अर्थात स्त्री मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। यही जो कार्यशील होता है वही जो है किसे बदल जाता है? भ्रूणकोश में बदल जाता है, जो बीजांड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरुबीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है। ठीक है, जबकि अन्य 3 अपविकसित अपभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरुबीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। ठीक, एक अकेले गुरुबीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। एक अकेले गुरुबीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। ठीक, अब आप देखें प्रश्न है, बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरुबीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरुबीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रता क्या होगी? बीजांडकाय की कोशिकाओं में गुरुबीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरुबीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रता क्या होगी? ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर के लिए देखें, आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। चलिए देखें आप, भ्रूणकोश, यह आपने देखा पहला बीजांड के, यह सब अंग हैं, बीजांड के अंग हैं, बीजांड के हिस्से हैं। ठीक है, इसमें एक गुरुबीजाणु मात्र कोशिका है, इसके चारों तरफ बीजांडकाय है, इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे द्वितीयक गुरुबीजाणु, ठीक है, गुरुबीजाणु द्वितीयक बनते हैं, फिर गुरुबीजाणु चतुष्टय बनते हैं, गुरुबीजाणु चतुष्टय बनते हैं। ठीक, अब आप देखें इस फिगर में भ्रूणकोश में विकास कैसे होता है। भ्रूणकोश में, ठीक है, विकास कैसे होता है। एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितने चरण होंगे देखें ध्यान से। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश में एक डिवीजन होगा, ठीक है, जिससे 2 भागों में बटेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर इसमें डिवीजन होगा, 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे। ठीक है, तो भ्रूणकोश के 1, 2, 4 तथा 8 न्यूक्लिएट चरण तथा एक परिपक्व भ्रूणकोश, ठीक है, एक परिपक्व भ्रूणकोश होता है। ठीक, अब परिपक्व भ्रूणकोश का यह जो निरूपण दिया गया है, परिपक्व भ्रूणकोश का एक आरेखीय निरूपण यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो 8 न्यूक्लिएट हैं, ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं बन रही है, केवल न्यूक्लियस जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, इसमें से 3 जो हैं वो ऊपर रहेंगे और 3 नीचे आएंगे और 2 बीच में आएंगे। ठीक है, यह 3 न्यूक्लियस ऊपर हो गए, जिसमें सहायक कोशिका और अंड, सहायक कोशिका और अंड, यह आपकी एक सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, और यह अंड है। ठीक है, तो यह हो गए। अब आप नीचे देखें, 3 जो है प्रतिव्यसांत जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और 2 जो है यह बीच में होंगे। ठीक है, जो 2 ध्रुवी केंद्रक कहलाएंगे, जो बीच में होंगे, जिसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ठीक, अब यह प्रतिव्यसांत जो है, इसको उल्टा फिगर करें तो प्रतिव्यसांत जो है ऊपर हो गए तीनों। ठीक, और ये जो बीच में आए थे केंद्रीय कोशिका, वह ध्रुवी केंद्रक का काम कर रहे हैं केंद्रीय कोशिका में। और यह जो 3 जो है, एक अंड है और 2 उसकी सहायक कोशिका है, एक अंड है और 2 सहायक कोशिका है। ठीक, तो इस तरह से आप इसमें आप देखें, इसमें 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, 3 ऊपर है प्रतिव्यसांत में और 3 नीचे हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिका के पास है और एक अंड के पास है और 2 बीच में है, जिसको ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। ठीक, तो अगर इस तरह कहा जाए कि 3, 3, 6 और इनको मिला के कहेंगे तो 7 कोशिकी कहेंगे, 7 कोशिकी कहेंगे। लेकिन अगर केंद्रक की बात कहा जाए तो 8 न्यूक्लीकृत कहेंगे। ठीक, अब आप देखें ध्यान से आगे। हाँ, तो
आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। तो आपने फिगर अभी देखा है, क्रियाशील गुरुबीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। किसमें समसूत्री विभाजन होता है? गुरुबीजाणु में। क्रियाशील जो गुरुबीजाणु होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक। केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्र की, ठीक है, न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक। और दो न्यूक्लिएट केंद्र की भ्रूणकोश की रचना करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अगर अध्ययन किया जाए, जैसा आपने फिगर में देखा कि क्रियाशील गुरुबीजाणु के केंद्रक कौन सा विभाजन करते हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्र की, ठीक है, न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और दो न्यूक्लिएट केंद्र की भ्रूणकोश की रचना करते हैं, ठीक। दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणाम स्वरूप फिर विभाजन होगा। दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के फलस्वरूप चार केंद्र की, ठीक है, 4 न्यूक्लिएट, और उसके बाद तत्पश्चात 8 केंद्र की न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं, ठीक है। तो पहले 2, फिर 4 और फिर 8 केंद्र की भ्रूणकोश की रचना करते हैं, ठीक। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ए सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्र की है, ठीक है, न्यूक्लियर है। क्यों है? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं बन रहा है, न्यूक्लियस केवल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ए सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रीय न्यूक्लियर है, जो केंद्र की विभाजन के तुरंत ही कोशिका भित्ति की रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो केंद्र की विभाजन के तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है, ठीक है। केंद्रक डिवाइड हो गया लेकिन तुरंत कोशिका भित्ति नहीं बनती, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। जब 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे तब जाकर कोशिका भित्ति बनेगी, जो विशिष्ट प्ररूपी मादा इमकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है, ठीक है। तो जब 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ेगी, और ठीक है, और जो विशिष्ट रूप से क्या कहेंगे? मादा इमकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं का वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं। 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो है भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं के संयोजित रहते हैं, ठीक है, और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं, ठीक है। तो भ्रूणकोश के निर्माण के बारे में आपने विस्तृत रूप से समझा कि यह गुरुबीजाणु मात्र कोशिका में डिवीजन होता है, ठीक है, जिसमें से गुरुबीजाणु द्वितीयक बनते हैं, उसके बाद गुरुबीजाणु चतुष्टक बनते हैं, जिसमें से एक जो है 3 नष्ट होते हैं, एक जो है क्रियाशील होता है, और उसमें 1 से 2 केंद्रक बनते हैं, 2 से 4 और 4 से 8 बनते हैं, ठीक है। और इनके बनने के बाद इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है, न्यूक्लियस केवल डिवाइड होता है, इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। उसके बाद 3 जो है कोशिका ऊपर, 3, ठीक है, कोशिकाएं ऊपर 3 नीचे, और उनका भित्ति बनता है, और बीच वाले 2 का नहीं बनता है, ठीक है, जिनको केंद्रीय कोशिका 2 ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक विकसित जो है, ठीक है, आप गुरुबीजाणु देख रहे हैं जिसमें कोशिका भित्ति भी बनी है, 3 ऊपर और 3 नीचे, और बीच वाले ध्रुवीय केंद्रक के पास जो है कोई कोशिका भित्ति नहीं है। तो भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टता पूर्ण होता है। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण कैसा होता है? विशिष्टता पूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूह बना लेंगी, समुकृत होकर अंड उपकरण बनाती हैं, ठीक है, अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड
समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका निहित होती है। ठीक है, तो इसमें जो है यह आपका अंड उपकरण है या समुच्चय का निर्माण होता है जिसमें 2 सहायक कोशिका होती है और 1 अंड उपकरण होता है। ठीक, तो भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण जो है विशिष्टापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर, बीजांडद्वारी सिरे पर या बीजांडद्वारी सिरा है, बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ जो है समुकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका निहित होती है। ठीक है, बीजांडद्वारी छोर जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यह बीजांडद्वारी छोर है जिसे क्या कहते हैं, तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है, तंतु रूप समुच्चय है, यह जो है, ठीक है, इसका क्या काम है, तो यह जो है दिशा निर्देश का काम करता है। सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने की भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं, ठीक है, निभागी कैलाजल छोर पर होती हैं। 3 अन्य कोशिकाएं कहाँ होती हैं, कैलाजल निभागीय छोर पर होती हैं, जिनको एंटीपाडल कहते हैं, प्रतिव्यसांत कहते हैं। ठीक है, बृहद केंद्रकी कोशिका जैसा कि पहले बताया गया है में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं, 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोश, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यप इसमें यह 8 न्यूक्लीकृत होता है, इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कोशिकाएं केवल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, इसमें 8 न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और 7 सेल, ठीक है, 7 कोशिकीय होता है एक परिपक्व आवृत्तबीजी का भ्रूणकोश। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है। ठीक है, यह भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है, यह भ्रूणकोश जो है बीजांडकाय, बीजांडकाय के बीच में भ्रूणकोश पाया जाता है, जैसे यहाँ आपने देखा। ठीक है, यह बीजांडकाय है और इसके बीच में भ्रूणकोश पाया जाता है, यह भ्रूणकोश है, इसका फिगर आप पढ़ रहे थे। ठीक है, यह भ्रूणकोश है जो बीजांडकाय के चारों ओर पाया जाता है। यह एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है यह टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, स्त्री केसर, गुरुबीजाणुधानी बीजांड, ठीक है, और भ्रूणकोश, तीनों के बारे में आप पढ़ लिए। ठीक है, यह जो है हेडिंग आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यह फिगर आपने देखा, इसके बारे में भी समझा, एक भ्रूणकोश के बारे में पूरा आपने अच्छी तरीके से समझा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।